Assalamu alaikum students. Today we will cover two important topics. The first one is real and nominal national income and the other one is consumption function. What is real and nominal national income? Nominal income measures the value of income at current prices with no adjustment for the effects of inflation, while the real GNP measures the volume of output and it is adjusted for inflation and measured at constant prices. जी स्टूडेंट्स, नॉमिनल इनकम में हम नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं। नॉमिनल इनकम से मुराद ये है कि एक मुल्क के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू, यानी रुपए पैसे की शक्ल में उनकी वैल्यू। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस साल ऐसे अज्यूम कर लें कि 10 बिलियन की कमोडिटीज पैदा हुई हैं, तो ये हमने क्या किया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई उनकी हमने मालियत या मॉनेटरी वैल्यू मालूम की है एट द करंट प्राइसेस, और हम ये कह रहे हैं कि वो कितनी है, फॉर एग्जांपल वो 20 मिलियन है। अब पिछले सालों की निस्बत इस साल कितनी इन्फ्लेशन हुई? क्या गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस ही तो नहीं ज्यादा हो गई? इस किस्म के जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स हैं हमने उसको जो है वो किसी भी किस्म के जब एडजस्टमेंट नहीं करते और हम जस्ट एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती हैं करंट प्राइसेस पर उनकी मॉनेटरी वैल्यू मालूम करते हैं, तो ये मॉनेटरी वैल्यू नॉमिनल इनकम कहलाती है। जबकि जो रियल जीएनपी है या रियल इनकम है, रियल इनकम या रियल जीएनपी, ये इससे मुराद है कि टोटल आउटपुट का वॉल्यूम कितना है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे कि अगर एक साल में एक मुल्क में 1000 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं तो ये रियल जीएनपी कहलाती है। गोया इससे मुराद है मुल्क में फिजिकल टर्म में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। रियल जीएनपी को हम भी मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू हम कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं। अब ये करंट प्राइसेस तो समझ में आता है, ये कांस्टेंट प्राइसेस क्या हैं? करंट प्राइसेस से तो मुराद यही है कि इस वक्त कमोडिटीज की जो प्राइसेस हैं वो करंट प्राइसेस होंगी। कांस्टेंट प्राइसेस से मुराद ये है कि हम कोई एक बेस ईयर ले लेते हैं। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि जो है वो 2000 फॉर एग्जांपल हमारा एक बेस ईयर है। 2000 में जितनी भी प्राइसेस थी हम उन्हीं प्राइसेस की बुनियाद पर बाकी तमाम सालों की जो जीएनपी है उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर हम एक कमोडिटी लें कि अगर 2000 में गंदम की जो कीमत है वो अगर हम केजी में देखें तो हम अज्यूम करें कि 75 रुपीज केजी थी, तो अब आने वाले सालों में जितना भी गंदम प्रोड्यूस होगी उसकी प्राइस, उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम मालूम किस पर करेंगे, वही 2000 की गंदम की प्राइस पे। तो ये कहलाएगी कांस्टेंट प्राइस। गोया किसी खास साल की जो है वो प्राइसेस की बुनियाद पर हम तमाम सालों में जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस हुई होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू उसी एक साल की, उसी बेस ईयर की प्राइस की, साल की जो कीमतें होती हैं उस पर जो है वो मेजर करते हैं। तो ये है कांस्टेंट प्राइसेस का तस्वुर। गोया साल तो बदलते जाते हैं, आउटपुट का मेयार तो बदलता चला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज कमोबेश होती रहती हैं आने वाले सालों में, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो एक जगह जो है वो स्टेबल रहती है, यानी किसी भी बेस ईयर में। अब अगर हम देखें रियल और नॉमिनल जीएनपी, तो इकोनॉमिस्ट को अगर देखें तो इकोनॉमिस्ट जब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं कि कोई मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो रियल जीएनपी को जो है वो आमतौर पर रेफर करते हैं कि नॉमिनल इनकम की बजाय हमें रियल जीएनपी को स्टैंडर्ड बनाना चाहिए और इसकी मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करना चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड द नॉमिनल इनकम? इन फैक्ट GDP or GNP or just the national income can be increased by the two methods: an increase in the quantity of goods and services
एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हम जानते हैं कि जीडीपी हो या जीएनपी हो, दोनों को हम कैसे मेजर करते हैं कि एक साल के अरसे में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती हैं उनकी क्वांटिटी को उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी जीडीपी, जीएनपी या नेशनल इनकम वो बढ़ जाएगी अगर जो है या तो क्वांटिटी बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज की या गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाए। वो ये दोनों तरीकों से बढ़ सकती हैं। अब अगर हम जीएनपी और नॉमिनल जीएनपी का जो है वो डिफरेंस देखें तो नॉमिनल जीएनपी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीएनपी इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी मॉनेटरी टर्म्स में मनी की सूरत में जीएनपी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन नॉमिनल जीएनपी कहलाती है। जैसे कि जो है वो मुल्क में जो है वो जितनी भी अशिया खिदमात पैदा हुई, जैसे 1000 गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई, तो रुपए पैसे की सूरत में इन टर्म्स ऑफ मनी उनकी जो है वो वैल्यू कितनी है, उनकी मालियत कितनी है। एंड द रियल जीएनपी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीएनपी इन क्वांटिटी और फिजिकल टर्म्स, यानी हम फिजिकल टर्म में देखेंगे कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुए हैं। जैसे अगर 1000 गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुए हैं तो जस्ट 1000 क्या है, वो हमारी रियल जीएनपी है। जबकि उन रियल जीएनपी की जो मालियत है, उनकी जो प्राइस है, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, वो क्या कहलाएगी, वो नॉमिनल जीएनपी कहलाएगी। ये फर्क है दोनों में। गोया रियल जीएनपी से मुराद है गुड्स एंड क्वांटिटीज कितनी हैं इन फिजिकल टर्म्स, और नॉमिनल जीएनपी से मुराद है उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, रुपए पैसे की सूरत में उनकी मालियत कितनी है। So we may say nominal GNP is measured at current prices while the real GNP is measured at the constant prices. Here is the formula how we can calculate the real GNP from the nominal GNP. It is known as the adjustment process. हम ये adjustment process कैसे कर सकते हैं? नॉमिनल जीएनपी तो जाहिर है हम कैलकुलेट करते ही हैं, हर साल की नॉमिनल जीएनपी कैलकुलेट की जाती है। हम इसकी मदद से रियल जीएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला है रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। वो जो प्राइस इंडेक्स क्या है, वो स्टूडेंट्स जो कि स्टैट पढ़ते हैं वो जानते ही हैं कि हर साल का जो है वो एक प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ये एक फिगर जो कि पूरे साल की जो है वो इंडेक्स की, प्राइस इंडेक्स की नुमाइंदगी करता है। गोया कि इसी की मदद से हम जो है पिछले सालों का कंपेयर करके देखते हैं कि क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुई है, प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं या कि नहीं, महंगाई तो नहीं हो गई। ये प्राइस इंडेक्स की मदद से भी कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ हम 3 किस्म की एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। इसमें जो है हमारा ईयर और नॉमिनल इनकम जो है वो नहीं बता रही, जस्ट प्राइस इंडेक्स बदल जाने से जो है रियल इनकम पर फर्क पड़ रहा है। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट टेबल में हम अज्यूम करें कि 2000 में नॉमिनल इनकम थी 9 लाख और प्राइस इंडेक्स था 100, क्योंकि बेस ईयर में हम हमेशा जो है वो प्राइस इंडेक्स 100 अज्यूम करते हैं। तो 2000 क्या है, वो हमारा बुनियादी साल है, बेस ईयर है। चाहे रियल इनकम भी कितनी होगी, 9 लाख होगी, क्योंकि आप इसको दोनों वैल्यूज को अगर आप 9 लाख को और प्राइस इंडेक्स जो कि 100 है इसको यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे, नॉमिनल इनकम है 9 लाख, यहाँ 9 लाख आ जाएगा और प्राइस इंडेक्स कितना है, प्राइस इंडेक्स है 100। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 9 लाख मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9 लाख ही। अब 2019 से 2019 19 ईयर्स में हमारी नॉमिनल इनकम जो है वो 9 लाख से बढ़कर 27 लाख हो चुकी है। तो बज़ाहिर तो ये बड़ा खुशाइन सा दिखाई देता है कि हमारी नॉमिनल इनकम जो है, हमारे मुल्क की जीएनपी जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है इस 19 ईयर्स के अरसे में। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, इसके लिए हमें प्राइस इंडेक्स को देखना पड़ेगा। 2000 में तो प्राइस इंडेक्स जो था वो 100 था, लेकिन 2019 में प्राइसेस जो हैं वो जो है वो कितना बढ़ चुकी हैं, वो 3 गुना बढ़ चुकी हैं। हर वो शेयर जिसकी कीमत 1 रुपए थी अब वो 3 रुपए है, और हर वो शेयर जो कि 100 रुपीज की मिलती थी अब वो 300 की मिलती है। गोया के प्राइसेस भी डबल हो चुकी हैं। चाचे अब अगर हम इनकी मदद से, नॉमिनल इनकम और प्राइस इंडेक्स की मदद से अगर हम 2019 के लिए रियल इनकम कैलकुलेट करना चाहें, तो नॉमिनल इनकम जो कि 27 लाख है, इसको डिवाइड कर देंगे प्राइस इंडेक्स पे,
जो कि 300 है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 9 लाख। गोया कि हमारी रियल इनकम में कोई इजाफा या कमी बेशी नहीं हुई। और रियल इनकम हम जानते हैं कि इससे मुराद है कि क्वांटिटीज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, फिजिकल टर्म्स में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। इसका मतलब है पहले भी हमारे मुल्क में जो है वो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी 2000 में, उतनी ही 2019 में भी प्रोड्यूस हो रही हैं। हमारी रियल इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें जो नॉमिनल इनकम इतनी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है 9 लाख से 27 लाख, तो इसके पीछे वजह क्या है कि कमोडिटीज तो उतनी ही प्रोड्यूस हुई हैं, सिर्फ उन्हीं कमोडिटीज की प्राइसेस जो है वो बढ़कर डबल हो गई हैं। पहले 9 लाख की जो कमोडिटीज थी उनकी का प्राइस इंडेक्स था 100, लेकिन अब जो 9 लाख कमोडिटीज पैदा हो रही है इनका प्राइस इंडेक्स जो है वो 300 है। यही वजह है कि हमें बहुत ज्यादा नॉमिनल इनकम बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वो है पहली एग्जाम्पल से, पहले टेबल से साबित हुआ कि मुल्क ने जो है रियल टर्म में कोई डेवलपमेंट, कोई ग्रोथ नहीं की, लेकिन नॉमिनल इनकम में जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, क्योंकि जस्ट उन्हीं कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब आप देखिए, अगर 2000 में तो हमारी इनकम वही होती है 9 लाख और प्राइस इंडेक्स होता 100, गोया कि हमारा बेस ईयर है, और रियल इनकम भी कितनी होती 9 लाख ही। 2019 नॉमिनल इनकम तो 3 गुना बढ़ चुकी है, अलबत्ता प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, अगरचे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ा है, 100 से बढ़कर 200 बढ़ा है। तो अब आप 27 लाख को जब 200 पे डिवाइड करेंगे, 27 लाख को 200 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 13 लाख और 50,000। तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों सालों को कंपेयर करें तो रियल इनकम बढ़ी तो है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि आपको नॉमिनल इनकम में नजर आ रही है। बढ़ी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। अब इस और ये वो सूरत हाल है जो कि इन दी रियल लाइफ सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। जैसे 2000 से हमने 2019 का सफर किया है, तो यकीनन हमारी रियल इनकम बढ़ी है, हमने ग्रो तो किया है, लेकिन इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया जितना कि हमें नॉमिनल इनकम में नजर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइसेस कहां से कहां जा रही हैं, इसलिए नॉमिनल इनकम हमें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है, जबकि रियल इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती। फिर इसी तरह अगर हम 2000 से 2019 की तरफ सफर करें, 2000 के फिगर्स तो वही हैं, लेकिन 2019 में हमारी नॉमिनल इनकम 9 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गई। अगर प्राइस देखी जाए तो प्राइस इंडेक्स जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, गोया हमारे मुल्क में कतन किसी भी किस्म की कोई इन्फ्लेशन नहीं हुई। हमारे मुल्क में प्राइसेस मुकम्मल तौर पर स्टेबल रही, जितनी बेस ईयर में थी यानी 100 थी, तो 2019 में भी उतनी ही है, प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो अब आप देखेंगे कि अब नॉमिनल रियल इनकम कितनी है। अब हम नॉमिनल इनकम को जब प्राइस इंडेक्स पर डिवाइड करेंगे, नॉमिनल इनकम के 27 लाख को जब हमने 100 पर डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो 27 लाख। गोया वाकई हमारी रियल इनकम जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि प्राइसेस तो कतई नहीं बदली। इसका मतलब है कि ये नॉमिनल इनकम में जो इजाफा हुआ है ये वाकई एक हकीकी इजाफा है। यही वजह है कि रियल टर्म में भी आपको जो रियल इनकम है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन दी रियल एंड दी नॉमिनल इनकम। रियल इनकम की जिसका मतलब था कि हमारी इनकम जो है वो इन फिजिकल टर्म्स कितनी है, और इसको हम कॉन्स्टेंट प्राइसेस पर जो है वो मेजर करते हैं, जबकि नॉमिनल इनकम को हम करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं। इसी वजह से ये बहुत बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि करंट प्राइसेस में जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो इजाफा हो रहा होता है। लेकिन अगर हम इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को अगर किसी पिछले साल की कांस्टेंट प्राइसेस पर जो है वो मेजर करें तो इजाफा दर में उतना नहीं होता। ये हमने जो है वो इस एनालिसिस में जो है वो यहाँ शो किया है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर का जो है वो फर्स्ट पार्ट है। हम इसका जो है वो दूसरा पार्ट अभी इसके बाद जो है वो हम देंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है यार कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, व्हाट इज द कंजम्पशन? कंजम्पशन इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी अपनी मुख्तलिफ किस्म की ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम अपनी इनकम को सर्व करते हैं, खर्च करते हैं और उसकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज नोन एज द कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? कंजम्पशन विच इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिमांड्स, इट डिपेंड्स ऑन इनकम।
वैसे तो कंजम्पशन को अफेक्ट करने वाले बहुत से डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो है वो कंजम्पशन है। सो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ ये फंक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, कंजम्पशन इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ इनकम। ये शो कर रहा है कि C फॉर कंजम्पशन, F फॉर फंक्शन, इट मीन्स कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन, कंजम्पशन इन्हिसार करती है ऑन व्हाट, Y फॉर इनकम, C फॉर कंजम्पशन, Y फॉर इनकम। सो कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का स्टूडेंट्स आप जानते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन से मुराद है कि दोनों वेरिएबल्स की जो है वो डायरेक्शन ऑफ चेंज सेम है, दोनों बढ़ते हैं तो इकट्ठे ही बढ़ते हैं और कम होते हैं तो इकट्ठे ही कम हो जाते हैं। जैसे इफ इनकम टेंड्स टू इंक्रीज, अगर किसी फर्द या नेशन की जो है वो इनकम बढ़ जाए तो जाहिर है उसकी कंजम्पशन की जो पावर है बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, वो पहले से ज्यादा मिकदार में कंज्यूम करती है। जबकि वो नेशन कि जिसकी इनकम कम होने लगे या वो फर्द जिसकी इनकम कम होने लगे, तो ऐसी नेशन क्या करती है, उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। गोया बढ़ती हुई इनकम कंजम्पशन को ज्यादा कर देगी, कम होती हुई इनकम कंजम्पशन को कम कर देगी। इसीलिए इनके दरमियान एक डायरेक्ट या इंक्रीजिंग रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। ये तो स्टूडेंट्स है कंजम्पशन फंक्शन की फंक्शनल फॉर्म, ये फंक्शनल फॉर्म कहलाती है और ये इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप देखिए C से मुराद है कंजम्पशन, Y से मुराद है इनकम, और यहाँ इसके ये दो पैरामीटर्स हैं जी स्टूडेंट्स, ये पैरामीटर कहलाते हैं, ये C0 है और ये है C। अगर ये हमारे, हम इसको आगे जो है वो अगली स्लाइड्स में इन डिटेल में देखेंगे कि C0 और C से क्या मुराद है। बहरहाल हम जानते हैं कि C और Y यहाँ वेरिएबल्स हैं जो कि C और Y की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर हम इसको इस इक्वेशन को, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.65। ये इसकी एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। यहाँ C0 किसके बराबर है, 40 के, और ये C यहाँ बच्चों स्मॉल c होना चाहिए, C जो है वो किसके बराबर है, 0.6 Y के। दरहकीकत इस इक्वेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो आपने देखा C0, ये कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। What is the autonomous consumption? The consumption which is not affected by income is called the autonomous consumption. जी स्टूडेंट्स, ऐसी हमारी कंजम्पशन जो कि इनकम से अफेक्ट ना हो। हम जानते हैं जब हम कंज्यूम करते हैं तो हम सिर्फ इनकम से अफेक्ट नहीं होते, अगरचे इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, इनकम ज्यादा हो जाए तो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इनकम कम हो जाए तो हम कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं। जैसे कि हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, कोई शे फैशन में बहुत इन है, किसी कमोडिटी का जो है वो हमें उसकी बहुत ही नेसेसरी, हमें उसकी जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो है घर के किसी मरीज के लिए जो है कोई लाइफ सेविंग ड्रग, वो हमें हर हाल में चाहिए, खा इनकम हमारी कम भी हो रही हो, हम उसको हर हाल में परचेज करते हैं। इसके अलावा पिछले साल हमारा कंजम्पशन का मयार क्या रहा, वो भी हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। गोया कंजम्पशन सिर्फ इनकम से अफेक्ट नहीं होती है, चुनांचे कंजम्पशन का वो हिस्सा जो कि आमदनी से मुतासर ना हो वो कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। हम इसको जो है वो C0 से जाहिर करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी कंजम्पशन की वही इक्वेशन है। यहाँ इसके दो कंपोनेंट हैं जी। ये फर्स्ट कंपोनेंट जो C0 है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है, और CY जो है ये हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहलाता है। ये हमारी न्यूमेरिकल एग्जांपल, यहाँ C0 किसके बराबर है, C0 जो है वो 40 के बराबर है। C0 जो होगा वो हमेशा स्टूडेंट्स 1 से ज्यादा होगा, जिसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए कंजम्पशन जो है वो C0 के बराबर होगी अगर Y 0 हो। Y यानी Y से क्या मुराद है बच्चों, हमारी इनकम। अगर इनकम हमारी 0 हो जाए तो कंजम्पशन किसके बराबर हो जाएगी, ज़ाहिर C0 के बराबर हो जाएगी। इनकम अगर हमारी 0 हो गई तो ये सारे का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कंजम्पशन बराबर होगी 40 के। जी स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ पे अप्लाई करें तो जब किसी इंसान की इनकम 0 हो जाती है, यानी वो बेरोजगार हो जाता है, उसके पास रोजगार का कोई और जरिया नहीं होता, तो उसकी कंजम्पशन किसके बराबर है, C0 के। क्यों, इसलिए क्या इनकम के 0 हो जाने पे उसकी कंजम्पशन 0 हो जानी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आमदनी
का कोई सिलसिला भी ना रहे, आमदनी जीरो भी हो जाए, तब भी एक फर्द जरूर कंज्यूम करता है, खा वो कहीं से भी इसकी अरेंजमेंट करे, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है, वो अपनी और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन जरूर करता है, ज़रूरत जिंदगी जरूर खरीदता है, खा इसके लिए उसको जो है वो पुरानी बचतें इस्तेमाल करनी पड़े, कहीं से कर्ज लेना पड़े, लेकिन बहरहाल वो कंजम्पशन जरूर करता है। गोया कहने की बात कि अगर इनकम जीरो हो जाए तो हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। कंजम्पशन किसके बराबर होती है? सी नॉट, यानी यहाँ सी नॉट किसके बराबर है? 40 के बराबर होती है। सो व्हेन इज इनकम इज इक्वल टू जीरो, कंजम्पशन किसके बराबर है? 40 के बराबर है। गोया ये हमारी इनकम का वो पोर्शन है जो कि, ये हमारी कंजम्पशन का वो पोर्शन है जो कि आमदनी से मुतासर नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो कि आमदनी से मुतासर नहीं होती। जबकि इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऐसी कंजम्पशन विच डिपेंड्स ऑन इनकम, द कंजम्पशन विच डिपेंड्स ऑन इनकम इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये आमदनी से इंड्यूसमेंट लेती है, आमदनी से तरगीब पाती है। आमदनी के ज्यादा हो जाने पे कंजम्पशन ज्यादा और आमदनी के कम हो जाने पर कंजम्पशन कम हो जाती है। गोया ये हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन का ये जो पहला पोर्शन है सी नॉट, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को जाहिर कर रहा है, और ये जो दूसरा पोर्शन है सी वाई, जी स्टूडेंट, ये सी वाई जो है ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन को जाहिर कर रहा है, और इसमें जो स्मॉल सी है ये जो है वो जीरो से हमेशा ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। जीरो से ज्यादा होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक फर्द की आमदनी ज्यादा हो और उसका वो कुछ हिस्सा भी मजीद खर्च ना करे, वो ज्यादा खर्च करता है, लाजमी आमदनी के बढ़ने पर वो अपने खर्च को बढ़ाता है, लेकिन ये 1 से कम होता है। बच्चों 1 से कम होने का मतलब ये है सिंपली, ये फिलहाल ये समझ लीजिए, जितनी उसकी आमदनी बढ़ती है उसका खर्च उतना नहीं बढ़ता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जितनी उसकी कंजम्पशन इनकम बढ़ती है उसकी कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती, इसीलिए हम कहते हैं सी दैट स्मॉल सी विच इज MPC भी इसको कहते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्मॉल सी इज ऑलवेज लेस देन 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इज लेस देन 1। ये कंजम्पशन के जो है वो दो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं। अब हम इसके दो इंपॉर्टेंट कंजम्पशन फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC कहलाता है ये। व्हाट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is defined as the ratio of consumption to income, ये कंजम्पशन और इनकम की रेशियो कहलाती है। सो दी फार्मूला ऑफ APC इज इक्वल टू C ओवर Y, यानी C ओवर Y से मुराद है कि एक फर्द की जितनी भी कंजम्पशन है उसको हम उसकी इनकम पर डिवाइड कर देते हैं, या एक कॉम का अगर आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना हो तो उस कॉम की कंजम्पशन को उस कॉम की इनकम पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हासिल हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है हमारे पास, इसमें अगर हम अज्यूम करें हम कंजम्पशन और वाई जो है वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कितना कितना है, ताकि हम APC कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास वाई की कोई हम वैल्यू खुद अज्यूम करेंगे। ये वाई की वैल्यू बच्चों हमने खुद अज्यूम किया, या आप कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, 100, 200, 300, मैंने यहाँ ऐसे ही 400 अज्यूम कर ली है, आप बाकी वैल्यूज भी रख के देख सकते हैं। हियर y इज इक्वल टू 400, अगर y 400 है तो कंजम्पशन कितनी होगी? y की ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए और इसको कंजम्पशन के लिए सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। c इज इक्वल टू 40, ये देखिए c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.65, 0.6, y की जगह मैंने यहाँ रख दिया है 400। चाचे 40 प्लस 0.6 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा? 240। ये देखिए आगे मैंने सॉल्व कर लिया, 40 प्लस 240 ये मिलकर कितने हो गए? 280। इसका मतलब अगर हमारी इनकम 400 है तो हमारी कंजम्पशन कितनी होगी? 280 होगी। हम अपनी 400 इनकम में से 280 रुपीज खर्च कर रहे होंगे। अब हमारे पास कंजम्पशन भी मालूम है, इनकम भी मालूम है, हम APC आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो APC इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 400, तो ये कितना हो जाएगा? 280 को जब हम 400 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7। जी बच्चों 0.7 का मतलब है 70%, कि एक कौम या एक फर्द अपनी इनकम का 70% हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है? वो कंज्यूम कर रहा है। ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो अमीरों का ज्यादा होता है या गरीबों का ज्यादा होता है?
जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास सवाल है, is the average propensity to consume of the rich people is higher as compared to the average propensity to consume of the poor people। जी, आपने अपने जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें मुझे इसका जो है वो जवाब देना है, और आपने इसके बारे में हम थोड़ी सी इस बारे में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है ना। आपने मुझे बताना है कि किसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, क्या रिच पीपल्स का या पुअर पीपल का, और आपने इसकी जो है वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन भी देनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इसको एमपीसी कहते हैं, जैसे उसको एपीसी कहते हैं, इसको एमपीसी। The ratio of change in consumption to change in income is called the MPC. MPC is equal to delta C over delta Y. जी students, here delta represents the change, यानी डेल्टा represent कर रहा है चेंज को, तब्दीली को। जो APC था, APC किस चीज की नुमाइंदगी कर रहा था? C over Y की। जबकि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसका फार्मूला है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। इसका मतलब यह है कि अगर एक फर्द या कौम की आमदनी बदल जाए, देयर इज अ चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, अगर आमदनी जो है वो बदल जाए तो उसकी कंजम्पशन भी क्या बदल जाएगी, और अगर बदल जाएगी तो कितनी बदलेगी? यकीन नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर एक फर्द या कौम की आमदनी बदल जाए तो उसकी कंजम्पशन बदल जाएगी, लेकिन वो कितनी बदलेगी इसका जो है वो इन्हिसार जो है वो हम देखेंगे कि इसके लिए हम देखेंगे कि इन दोनों की मदद से एमपीसी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चाचे, हमने अभी देखा कि जब हमारी इनकम जो थी वो 400 थी तो कंजम्पशन बचत कितनी कैलकुलेट की थी हमने? 280। अब हम अज्यूम करते हैं कि अगर इनकम बढ़कर हो जाए 500, इनकम में 100 का इजाफा हो गया, बढ़कर 500 हो गई। अभी 500 हम यहाँ y की जगह रखेंगे, यहाँ y की जगह रख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 300, और 40 प्लस 300 तो ये कितना हो गया? 340। अब डेल्टा सी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे कंजम्पशन में तब्दीली। जी बच्चों, कंजम्पशन में इस वक्त कितनी है? 340 है, और पिछली एग्जांपल में कितनी थी? जबकि इनकम लेवल 400 था तो ये थी 280। 340 में से हमने 280 निकाल दिया तो कंजम्पशन में कितनी चेंज आई है? 60 की चेंज आई है। इनकम में तब्दीली कितनी आई है? इनकम यहाँ है 500, जबकि पिछले केस में कितनी थी? 400। इनकम में तब्दीली है 100। चाचे, हम एमपीसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है? 60 है, और इनकम कितनी है? 100 है, तो रिजल्ट कितना है? 0.6, जिसका मतलब है 60%। एमपीसी कितना है? 60%। मुझे एमपीसी में ये बता रहा है कि अगर आमदनी बदल जाए, जैसे आमदनी यहाँ कितने की बदली है? 100 की आमदनी में तब्दीली जो है वो 100 यूनिट की आई है, तो कंजम्पशन में आने वाली तब्दीली कितनी है? 60 यूनिट की है। चाचे, दोनों की तब्दीली की रेशियो जो है वो एमपीसी जो है वो कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने जो है वो एक कंजम्पशन फंक्शन जो है वो रखा है, जिसकी मदद से हम इसकी मदद से एक ग्राफ बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज द इनकम। हमने पहले कॉलम में इनकम को मेजर किया है। इनकम इज 200, 300, 2000, 3000, 4000, 5000। अब आप इसमें देखें कि जब हमारी इनकम जो है 2000 है तो कंजम्पशन कितनी है? कंजम्पशन है हमारी 2400। एपीसी कैलकुलेट करेंगे, एपीसी का हमें फार्मूला पता ही है, सी ओवर वाई। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 200 को हम डिवाइड करें 2000 पर। कंजम्पशन हमारी सी कितनी है? 2400 है, इनकम कितनी है? 2000 है। सी 2400, वाई 2000, हम इस पर डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1.2। एपीसी कितना है? 1.2 है। इसका मतलब है कि एक नेशन जो है वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए कि उसकी इनकम जो है वो बहुत कम है, उसकी जरूरतें जिंदगी पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है। यही वजह है कि उसका मेलानी सर्फ क्या है? 1 से भी ज्यादा है। 1 का मतलब होता है कि वो 100% कंज्यूम कर रही है, नहीं, वो 1 से भी ज्यादा कंज्यूम कर रही है क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम है। जब उसकी इनकम बढ़कर 2000 से बढ़कर 3000 हो जाती है तो उसकी कंजम्पशन बढ़कर हो गई है 3300। अगरचे उसकी इनकम बढ़ गई है लेकिन उसकी अभी भी उसकी कंजम्पशन के लिहाज से उसकी इनकम जो है वो कम है, चुनांचे वो अपनी इनकम से ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। और हम देख रहे हैं कि एमपीसी क्या है?
कंजम्पशन 3300 को इनकम यानी 3000 पे हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया 1.3। ये आना चाहिए था 1.1, ये मिस कैलकुलेशन है, यहाँ ये आएगा बच्चों 1.1। अब आप ये देखिए कि इनकम बढ़कर हो गई 4000, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3300 से बढ़कर ये हो गई 400। अब 4000 को 4000 पर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। इसी तरह इनकम जब हमारी 5000 हो गई तो कंजम्पशन कितनी है 4500। हम कंजम्पशन के इस कॉलम को मुसलसल इनकम के इस कॉलम पर डिवाइड कर कर हम क्या चीज हासिल करें, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्च करने का मैलान, कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी कितनी है, उसका रुझान और मैलान कितना है। आप एक बात नोट करें कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है एक नेशन या फर्द का खर्च करने का रुझान कम होता चला जाता है, क्योंकि उसकी जरूरतें जिंदगी पूरी होने लगती हैं। अब वो इस पोजीशन में आ जाता है, जैसे अब यहाँ देखिए शुरू में तो उसको कर्ज लेना पड़ रहा था क्योंकि उसकी इनकम कम थी, कंजम्पशन ज्यादा थी। ऐसा ऐसा जो है उसकी इनकम उसकी कंजम्पशन के बराबर हो गई और एपीसी क्या हो गया 1 हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती चली गई उसका कंजम्पशन का लेवल कंपैरेटिवली कम होने लगा। अब वो इस पोजीशन में आ गया कि वो बचत कर सके। यहाँ तक वो 4000 तक वो कोई बचत नहीं कर रहा, लेकिन जैसे 5000 उसकी इनकम होती है तो वो 500 रुपीज यहाँ बचा लेता है। इसीलिए जो है और आगे मजीद वो बचत करनी शुरू कर देता है। गोया जितनी आमदनी बढ़ती है उतना वो कंज्यूम नहीं करता, कम कंज्यूम करता है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि उसकी जो एपीसी है वो मुसलसल कम हो रही है। एमपीसी को देखें तो एमपीसी भी जो है वो मुसलसल कम होती चली जाती है। एमपीसी बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करें, फर्स्ट की हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इससे पहले जो है वो क्या फिगर था कि हम चेंज को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने डेल्टा सी बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर नए फिगर में से पुराना फिगर माइनस कर दीजिए। न्यू फिगर है 3300, इसमें से 2400 जो है वो माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 900। ये है डेल्टा सी 900। इनकम में चेंज कितनी है 3000 में से 2000 माइनस कर दीजिए, ये है 1000। तो अच्छा 900 को 1000 पे डिवाइड किया 0.9। इसी तरह हम करते चले जाएंगे। इनकम में तो तब्दीली आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो 1000 की है, लेकिन कंजम्पशन में डिफरेंट है। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए 3300 से बढ़कर ये 4000 हो गई, गोया कि इसमें तब्दीली कितनी आई है 700 की। 700 को हमने 1000 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 0.7। इसी तरह आप देखें कि एमपीसी जो है वो मुसलसल कम हो रही है 0.9 से 0.7, फिर 0.5 और 0.3। आप देख रहे हैं कि एपीसी भी कम हो रही है लेकिन और एमपीसी भी कम हो रही है। लेकिन एक और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि एपीसी की निस्बत एमपीसी ज्यादा तेजी के साथ कम हो रही है। एमपीसी 0.2 के डिफरेंस से कम हो रही है, जबकि एपीसी जो है वो जस्ट 0.1 के डिफरेंस के साथ कम हो रही है। जिस स्टूडेंट्स इसी की मदद से हमने जो है इसका एक ग्राफ बनाया है। ये जो है ये एक हाफ लाइन है, ये हाफ लाइन 45 के एंगल पे खींची गई है। इसके हर नुक्ते पर हमारी इनकम और हमारी कंजम्पशन जो है वो बराबर है। जी बच्चों इसमें हमने एक्स एक्सिस पर इनकम मेजर की है और वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन मेजर की है। और ये हमारा कंजम्पशन का कर्व है। ये कंजम्पशन का कर्व जैसे कि 2000 पे बच्चों हमारी इनकम कितनी थी 2200 थी और 3000 पे थी 3300 थी। ये देखिए ये पॉइंट हमें जो है वो 33 पे हासिल हो रहा है। 4000 पे 4000 को यूनिक लेवल ऑफ नेशनल इनकम है कि जिस पर हमारी कंजम्पशन और हमारी इनकम बराबर है। इस पे हम कंजम्पशन मेजर करें और इस पर हम इनकम मेजर करें। इससे पहले देखें ये जो खत है, ये जो हमारी हाफ लाइन है, ये इनकम की भी नुमाइंदगी कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सी से ई तक क्या है, सी से ई तक जो है वो हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा है। जैसा कि आपने शेड्यूल में भी देखा था, हमारी इनकम यहाँ 2000 पे हमारी कंजम्पशन कितनी है 22 है, इनकम 3000 है तो हमारी कंजम्पशन 3300 है। लेकिन ई पर आकर जो है वो हमारी कंजम्पशन इनकम बराबर हो गई। इसके बाद भी अगर एक फर्द की आमदनी बढ़ती चली जाती है जैसे 4000 से 5000, 6000, 7000, तो फिर क्या है उसका जो कंजम्पशन का लेवल है वो निस्बतन कम होता चला जाता है। गोया इनकम के इस खत की निस्बत उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। पॉइंट ई से पहले कंजम्पशन का खत इनकम के खत से ऊपर है, गोया हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। पॉइंट ई पर कंजम्पशन और इनकम बराबर है, जबकि पॉइंट ई के बाद हमारी इनकम का खत ऊपर है, कंजम्पशन का खत नीचे है। गोया यहाँ जो है हमारी कंजम्पशन इनकम से कम है और एक फर्द जो है वो सेविंग की भी पोजीशन में है।
जी स्टूडेंट्स, ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं कि कंजम्पशन फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। कंजम्पशन फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये फैसला करते हैं कि क्या किसी नेशन की कंजम्पशन ज्यादा होगी या कम होगी। द फर्स्ट वन इज द मोटिव ऑफ फोरसाइट। बहुत ऐसी नेशंस, ऐसे लोग जो कि फोरसाइट के हामी हो, जैसे कि वो दूरंदेश हों, वो मुस्तकबिल में होने वाले जो कुछ यकीनी अखराजात हैं, जैसे कि उनके बच्चों की एजुकेशन, एक घर बनाना या मुकद्दस मकामात की ज़ियारत, मुकम्मल कुछ यकीनी अखराजात को सामने रखते हुए प्लानिंग करते हों, तो जाहिर है कि वो उसके हिसाब से जो है वो अपनी कंजम्पशन लेवल को डिटरमिन करते हैं। फिर मोटिव ऑफ फोरसीन नीड्स, जो मुस्तकबिल में जो है वो कुछ गैर यकीनी सूरत हाल हैं, उसके लिए भी लोग जो हैं वो कुछ अपनी सेविंग करते हैं और रकम खर्च नहीं करते। गोया जब एक इंसान अनफोर्सीन नीड्स के लिए, ऐसी नीड्स के लिए कि जो उसको नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में कभी भी उसके सामने आ सकती है, इसलिए एक एहतियात पसंद रवैया इख्तियार करते हुए कि अचानक कहीं सफर करना पड़ सकता है, घर का कोई अजीज बीमार हो सकता है, इस मकसद के लिए वो कुछ सेविंग अपने पास रखते हैं जिसको वो खर्च नहीं करते। तो ये अनफोर्सीन नीड्स का जो मोटिव है, ये कंजप्शन लेवल को कम कर देता है। मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट, जब इंसान अपनी जिंदगी के हाल को बेहतर बनाना चाहे, हाल को इम्प्रूव करना चाहे और जिंदगी में जो है वो बहुत सारे कंफर्ट्स और लग्जरीज को अवेल करना चाहे, तो कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो अपने हाल की बजाय फ्यूचर को बेहतर करना चाहे, तो जाहिर है वो सेविंग की तरफ तवज्जो देता है और कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है। इसी तरह मोटिव ऑफ प्राइड, जाहिर है अगर वो आज ज्यादा कंज्यूम करता है तो ये जो है उसके लिए जो है वो प्राइड का बायस है, उसके लिए जो है एक सोसाइटी में एक इज्जत का बायस है। लेकिन अगर वो ये चाहता है कि वो अपने जो है वो वारसों में जो है उसको एक फख्र की निगाह से देखा जाए, तो वो उसके लिए सेविंग करना शुरू कर देता है और नतीजतन कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, एक और जो फैक्टर है ये है मोटिव ऑफ माइजरलीनेस, यानी अगर इंसान जो है वो माइसर है, बहुत ज्यादा कंजूस है, तो ऐसी सूरत हाल में भी माइसरलीनेस का जो एक मोटिव है वो इंसान की कंजम्पशन को कम कर देता है और उसकी सेविंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि कंजूस लोग आपको पता है ज्यादा मिकदार में कंज्यूम नहीं करते। फिर मोटिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। डिमॉन्स्ट्रेशन से मुराद है दिखावे का अमल, यानी नुमाइश। चाहे ऐसे लोग जो कि असर नुमाइश के तहत हों, वो डिमॉन्स्ट्रेशन अफेक्ट रखते हों और चाहते हों कि लोगों को जो है वो अपनी मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की जो कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है उनकी नुमाइश की जाए, तो वो नई नई चीज़ों को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहते हैं, उनका कंजम्पशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर मोटिव ऑफ जेनरोसिटी है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जेनरस हों, जो बहुत ज्यादा सही हों, वो भी उनका भी कंजम्पशन लेवल जो है आमतौर पर ज्यादा होता है। इस तरह मोटिव ऑफ रिजॉयसी है। वो लोग जो जिंदगी को बहुत ज्यादा इंजॉय करना चाहते हो, रिजॉयसी का फैक्टर उनकी जिंदगी में पाया जाता हो, वो अच्छा खाना पीना चाहते हो, गुड एक हाई लेवल की जो है वो ड्रिंकिंग और इसके अलावा अकोमोडेशन बहुत अच्छी रखना चाहते हो और जो है वो खूब जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पर खर्च करते हो, सैर व सियाहत पर खर्च करते हो, तो इस तरह वो लाइफ को एंजॉय करते हो, तो उनका भी कंजम्पशन लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। जी बच्चों, ये तो कुछ सब्जेक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी हैं जो कि कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे मुल्क में जो है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, अगर इसमें जो है ये बहुत ज्यादा अनजस्ट है, यानी बहुत ज्यादा ऐसा है कि दो फिरकों में बहुत ज्यादा इनकम में गैप पाया जाता है, एक जो फिरका है वो बहुत ज्यादा रिचेस्ट है और एक बहुत पुअरेस्ट है, तो ऐसी सूरत हाल में कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा। जबकि अगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्विटेबल है, मुंसिफाना है, सबके पास जो है वो काफी मिकदार में बराबर बराबर तकरीबन मौजूद है, अगरचे बिल्कुल इक्विटेबल तो नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक जो है वो जस्टिफाई करती है, इक्विटेबल है, तो कंजम्पशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि गरीब लोग जो कि तादाद में ज्यादा होते हैं, उनके पास ज्यादा मिकदार में आमदनी होगी और वो कई ज़रूरतें जिंदगी पर खर्च कर रहे होंगे, इसलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की सूरत में कंजम्पशन लेवल ज्यादा हो जाएगा, और अगर अमीर और गरीब में फर्क ज्यादा हो तो कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा। चेंज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ, अगर पॉपुलेशन का ओवरऑल भी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो और उसकी ग्रोथ भी ज्यादा हो रही हो, तो कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है, बसूरत दीगर कम हो जाता है। इन द सेम वे एक्सपेक्टेशन, चेंज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, अगर जो है ये हो कि आने वाले दिनों में जो है वो प्राइसेस बढ़ जाएंगी,
तो लोग ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं ताकि बढ़ती हुई इन्फ्लेशन से बचा जा सके। और अगर प्राइसेस का ये उम्मीद हो कि आने वाले दिनों में प्राइसेस कम हो जाएंगी तो कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है, लोग कम कंज्यूम करते हैं। और अगर ये उम्मीद हो कि आने वाले दिनों में इनकम बढ़ने जा रही है तो फिर लोग जो हैं खुद ब खुद, हालांकि इनकम अभी बढ़ी नहीं होती, जस्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इनकम बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर जाता है। और अगर ये उम्मीद हो कि आने वाले दिनों में कोई नुकसान होने जा रहा है तो खुद ब खुद ही कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है, हालांकि इनकम कम नहीं हुई होती। वो एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कात भी बहुत मैटर करती हैं। विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस, विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, यानी अचानक होने वाले नुकसानात और अचानक होने वाले जो है वो मुनाफाजात। क्योंकि जब अचानक जो है इंसान को मुनाफा हासिल होता है तो इतना मुनाफा हासिल नहीं होता जितनी उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, वो कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह जब अचानक नुकसान हो जाता है तो इंसान बहुत जो है वो पेसिमिस्टिक हो जाता है, बहुत नाउमीद हो जाता है और अपने कंजम्पशन को एकदम बहुत कम कर लेता है। गोया ये भी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। फिर चेंज इन फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी भी इफेक्ट करती है। अगर हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा टैक्स अप्लाई कर दे तो लोगों को अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर हुकूमत को पे करना पड़ता है, उनकी परचेजिंग पावर ही कम हो जाती है जो कंजम्पशन को कम कर देती है। जबकि अगर हुकूमत जो है वो टैक्सों में रायत का ऐलान कर दे, टैक्स हॉलीडेज दे दे, टैक्स रेट में कमी कर दे या टैक्स बहुत से लोगों पर माफ कर दे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। और इस तरह जो है वो फिजिकल पॉलिसी जो है वो भी कंजप्शन को मुतासिर करती है। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि कंजप्शन को